हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास पे हनु। करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हैं। सो अंडमान एंड निकोबार की मैपिंग को स्टार्ट करना था। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो एक मिनट, या सबसे ऊपर आता है कोको चैनल। यहाँ लिख लेते हैं, सबसे ऊपर आएगा कोको चैनल। फिर आता है नॉर्थ अंडमान, फिर आएगा मिडिल अंडमान, फिर आएगा साउथ अंडमान, फिर आएगा डंकन पैसेज, फिर आएगा लिटिल अंडमान, देन 10 डिग्री चैनल, फिर कार निकोबार, फिर एक सेकेंड, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार आता है सबसे एंड में। तो कोको चैनल, डंकन पैसेज, 10 डिग्री चैनल, ये तो पानी की बात हो गई। बीच में नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, डंकन के बाद लिटिल अंडमान, 10 डिग्री चैनल के बाद ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार सबसे नीचे आता है। तो अब इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हमें देख लेनी चाहिए वो है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ आता है। पोर्ट ब्लेयर जब आप साउथ अंडमान, अंडमान सी इधर की तरफ आएगा राइट में, फिर लिटिल अंडमान, कार निकोबार, निकोबार। अब हाँ, जो आइलैंड्स के नाम हमने रीनेम हुए हैं वो देख लो। सबसे ऊपर तो ये नारकोंडम आइलैंड जो इधर आता है, बैरन आइलैंड इधर आएगा। देन वो जो सारे आइलैंड्स हैं, स्वराज द्वीप जो पहले हैवलॉक होता था, नील आइलैंड जिसे अब शहीद द्वीप है जो, और रॉस आइलैंड्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हो गया। देन पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम एंड तो यहाँ पोर्ट ब्लेयर ये हो गया श्री विजयपुरम। अब और जो 3 आइलैंड्स हैं, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ये 3 आइलैंड अलग हो गए। डंकन पैसेज किस में आता है? लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में आता है। 10 डिग्री चैनल आता है कार निकोबार आइलैंड और लिटिल अंडमान के बीच में। फिर कार निकोबार के नीचे ये कुछ और आइलैंड्स आते हैं छोटे छोटे से, फिर सोम्बेरो चैनल, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार, और ग्रेट चैनल सबसे नीचे आता है। अब ये जो ग्रेट निकोबार है, इसी के लास्ट पॉइंट पे आएगा इंदिरा पॉइंट, उसके नीचे है ग्रेट चैनल। तो शुरू जो ये पूरी लाइन होती है वो चैनल से शुरू है, चैनल पे ही ख़त्म है। कोको चैनल से शुरू होती है और ग्रेट चैनल पे ख़त्म होती है। बीच में डंकन पैसेज आता है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल किस में आता है? लिटिल अंडमान, 10 डिग्री चैनल, फिर कार निकोबार। लिटिल अंडमान, 10 डिग्री चैनल, कार निकोबार। LOC ऐसे हो गया। लिटिल निकोबार, 10 डिग्री चैनल, कार निकोबार, मतलब लायन से कर लो, लायन। लिटिल अंडमान 10 डिग्री चैनल, ये जो आई हुआ है ये 10 डिग्री चैनल, एंड कार निकोबार जिससे तुम्हें याद हो जाए भाई उससे कर लो, मैं को ऐसे रहता है। तो 10 डिग्री चैनल बीच में आता है लिटिल निकोबार अंडमान और कार निकोबार के बीच में। फिर कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में और कुछ छोटे मोटे आइलैंड आते हैं। फिर लिटिल निकोबार
के और के बाद आएगा ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार के बाद आएगा ग्रेट चैनल। तो जो भी ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में कोई चैनल नहीं आता, वो ग्रेट निकोबार के नीचे आते हैं ग्रेट चैनल। कोको चैनल सबसे ऊपर आता है। कोको चैनल के बाद नॉर्थ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर सबसे ऊपर एकदम। कोको चैनल से भी ऊपर आएगा नारकोंडम आइलैंड्स की। अब फिर हम वेस्ट में और देख के चले, फिर नीचे बैरल आइलैंड्स, फिर ये सब स्वराज द्वीप, हैवलॉक, जो जब पहले हैवलॉक था, शहीद द्वीप, और राइट की तरफ आ जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड्स। फिर नीचे आए फिर डंकन पैसेज। डंकन पैसेज वही लायन वाला, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आएगा डंकन पैसेज। डंकन पैसेज हाँ, लिटिल निकोबार और कार निकोबार के बीच में आएगा 10 डिग्री चैनल। डंकन पैसेज आएगा उससे ऊपर साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज, एंड देन कार निकोबार एंड देन ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये इधर हो गया। अब हम इसका देखते हैं कि जो ये ग्रेट निकोबार वाला प्रोजेक्ट है उसके अंदर 2 जगह बहुत फेमस हो रही हैं, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क एंड गलाथिया नेशनल पार्क। तो एंड जो ग्रेट निकोबार का जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये पूरा बड़ा सा रीजन है। तो ये दोनों रिजर्व्स, ये दोनों नेशनल पार्क्स जो हैं गलाथिया और कैम्पबेल बे ग्रेट निकोबार के अंदर ही आते हैं। ठीक है, इसमें से जो यहाँ का थोड़ा सा रीजन है उसे डीनोटिफाई कर दिया गया है कि यहाँ ये इसका पार्ट नहीं है रिज़र्व का, तो हम इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो कैम्पबेल और गलाथिया दोनों ही ग्रेट निकोबार के अंदर आएंगे। ठीक है, बाकी हाँ, तो सबसे पहले कोको चैनल, ग्रेट चैनल सबसे बाद में, बीच में पहले डंकन पैसेज, फिर 10 डिग्री चैनल, सोम्ब्रो चैनल, और वो जो लेफ़्ट में बस नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है। बाकी जो पहले रॉस आइलैंड था, बाकी सब लेफ़्ट राइट में है। सबसे ऊपर नारकोंडम आइलैंड्स है, फिर उसके नीचे बैरन आइलैंड्स हैं। ठीक है, अब इधर चलते हैं। तो अडॉप्टिव मदर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू, मतलब पहले ये था कि जो अडॉप्टिव मदर्स, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट दे आर एंटाइटल्ड टू 12 वीक्स ऑफ पेड मैटरनिटी लीव रिगार्डलेस ऑफ चाइल्ड एज एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन। पहले ये हुआ करता था कि अगर सिर्फ 3 महीने तक विद इन 3 महीने तक का ही अगर चाइल्ड अडॉप्टेड है तो ही आपको लीव मिलेगी, बट रिगार्डलेस ऑफ चाइल्ड एज अब दे आर एंटाइटल्ड टू 12 वीक्स ऑफ पेड मैटरनिटी लीव। एंड जो CARA कारा यानी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी का जिक्र आता है जब भी हम अडॉप्शन की बात करते हैं। तो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टैट्यूटरी है। हाँ, अडॉप्शन के व्यू में जो ग्लोबल कन्वेंशन आता है वो आता है हेग कन्वेंशन, जो इंटर कंट्री अडॉप्शंस एंड ट्रैफिकिंग रोकने पे ऊपर उसका जोर रहता है। तो हेग कन्वेंशन अडॉप्शन रिलेटेड है। कारा सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी स्टैट्यूटरी है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अडॉप्टिव मदर्स को भी 12 वीक्स की छुट्टी मिलेगी रिगार्डलेस ऑफ चाइल्ड एज एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन। नोबल विनर कौन? क्लॉडिया गोल्डन जी का भी जिक्र आया था कुछ आर्टिकल्स में, जो कि US की है। एंड उनकी फाइंडिंग्स ये थी कि जेंडर पे गैप ऑफन emerges आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, क्योंकि ऐसे ही सब कुछ दिक्कतों की वजह से वुमेन के जो करियर हैं वो उतने आगे नहीं बढ़ पाते जितना आगे उन्हें बढ़ना चाहिए। तो ये हो गया SC का मदर्स के ऊपर। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो शिग्मो गोवा स्प्रिंग फेस्टिवल चल रहा है, विच इज़ गोवाज वर्जन ऑफ होली, जिसमें ढोल ताशा और ये सब बजाते हैं। कुछ फोक परफॉर्मेंसेस का जिक्र था, घोड़े मोड़नी, फुगड़ी, गोफ, ये सब उनकी फोक परफॉर्मेंसेस हैं। अब ई माइग्रेट पोर्टल का जिक्र है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो पोर्टल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सदर्न स्टेट से माइग्रेट कर जाते हैं टू कंट्रीज़ लाइक ओमान, जहाँ पर स्पेशली फीमेल्स, जहाँ उन्हें बोला जाता है कि आपको एज हाउस हेल्प रखा जाएगा एंड यू विल बी ट्रेंड और ये सब, एंड यू विल बी एबल टू अर्न इनफ। बट उन्हें वहाँ जाकर पता चलता है दैट इट इज़ अ वेरी लेबोरियस
प्रोसेस, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी होता है उसके अंदर। उनका पासपोर्ट ले लेते हैं, देन नॉट एबल टू कम बैक, ऐसे सब उनके साथ दिक्कतें आने लगती हैं। एंड एक एजेंट जो बीच में इन्वॉल्व होता है वो उनसे कमीशन लेता है। सो मतलब एक ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट टू एस्केप सा सिस्टम हो जाता है। तो ई माइग्रेट पोर्टल का वहाँ पर जिक्र था, दैट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर सेफ, लीगल एंड ऑर्डरली माइग्रेशन। या फिर इमिग्रेशन एक्ट का जिक्र है 1983। तो जो भी लोग इंडिया से जाते हैं बाहर की कंट्रीज़ में, तो द रोल ऑफ this act plays a role of protecting the immigrants, protecting the workers abroad, और क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो इमिग्रेशन एक्ट उससे रिलेटेड है। ओजेम्पिक का बहुत ज़्यादा जिक्र है क्योंकि ओजेम्पिक का मार्च 2026 में अब पेटेंट एक्सपायर कर गया। तो नोवो नॉर्डिक्स कंपनी है जो कि एक डैनिश ब्रांड है। तो उन्होंने उनका जो पेटेंट है वो 2026 में इट एक्सपायर्ड। तो अब तब से जैसे ही वो पेटेंट एक्सपायर हुआ तब से बहुत सारी कंपनीज़ इंडिया की जो हैं वो उसके जेनरिक्स लॉन्च करे जा रही हैं, बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट में उसकी बहुत लाइक इट्स अ ह्यूज मार्केट टू कैप्चर। किसको टारगेट कर रहा है वो? टाइप 2 डायबिटीज़ एंड वेट लॉस पेटेंट। तो एक पेन की फॉर्म में, इंजेक्टेबल पेन्स की फॉर्म में मेडिसिन आता है, इंजेक्टेबल मेडिकेशन। ओजेम्पिक के अंदर जो एक्टिव ड्रग है अब बहुत सारे प्रकार के हैं ये। GLP-1 एगनिस्ट, GLP-1 एगनिस्ट में ओजेम्पिक, विगोवी, विक्टोज़ा, ये सब अलग अलग हैं इसके प्रकार। GLP-1 का मतलब क्या है? ग्लूकोजन लाइक पेप्टाइड 1, यानी वो ना ब्रेन को ऐसे गट हार्मोन को मिमिक करता है जो ब्रेन को सिग्नल कर देता है टू फील फुल एंड इट स्लोज डाउन डाइजेशन। इट जैसे यहाँ पे देखो, इट मिमिक्स नेचुरल गट हार्मोन, इट स्टिमुलेट्स इंसुलिन रिलीज। जब शुगर कम हो जब शुगर ज़्यादा होता है तो इंसुलिन का रिलीज स्टिमुलेट कर देता है, लोअरिंग ग्लूकोजन विच रेजेस शुगर एंड इट स्लोज डाइजेशन टू प्रोलॉन्ग फुलनेस। ब्रेन के रिसेप्टर्स को फिर लगता है कि पेट भरा ही हुआ है, इससे एपेटाइट कम हो जाती है एंड इवेंचुअली वेट लूज़ करने लगते हैं लोग। तो वो नेचुरली का जो गट हार्मोन है उसको मिमिक करता है, इंसुलिन के रिलीज़ को स्टिमुलेट करता है। एंड ग्लूकोजन, लोअरिंग ग्लूकोजन विच रेजेस शुगर। तो ग्लूकोजन इज़ द मेन थिंग जिससे शुगर बढ़ता है एंड वो उसको लोअर कर देता है क्योंकि इंसुलिन का रिलीज से स्टिमुलेट करता है, स्लोज द डाइजेशन टू प्रोलॉन्ग फुलनेस। और ब्रेन के रिसेप्टर्स को फिर लगता है कि अभी पेट भरा हुआ है और खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इवेंचुअली इससे जब पेट भरा रहता है तो एपेटाइट कम हो जाती है। अब ब्लॉकबस्टर मॉलिक्यूल क्या है सब में? सेमाग्लूटाइड है GLP-1 में, पर इनके और डिफरेंट टाइप्स के भी हैं। जैसे कि ओजेम्पिक में सेमाग्लूटाइड है, लेकिन जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए है एंड इसमें हार्ट, किडनी, वेट लॉस ये सब, और ये एडल्ट्स के लिए है। लेकिन विगोवी, इसके अंदर भी सेमाग्लूटाइड था, लेकिन लीराग्लूटाइड या फिर टायरसेप्टाइड, इन सब के जो अलग अलग ये नाम हैं, दीज आर डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ इट। कुछ किड्स के लिए, कुछ एडल्ट्स के लिए है, बट मेजर इनका टारगेट टाइप 2 डायबिटीज़ है और जिससे फिर वेट लॉस भी होता है। तो ये सेमाग्लूटाइड वाले में तो अगर ओजेम्पिक एंड विगोवी, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, लीराग्लूटाइड, विक्टोज़ा। फिर जो टायरसेपेटाइड है वो मोनजारो, GLP-1 एंड GIP। बेसिकली ये उसका मेन मुद्दा समझ गए ना कि वो उसको गट हार्मोन को मिमिक करता है एंड देन उस सबसे इवेंट आपको लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है और इंसुलिन का रिलीज, स्टिमुलेशन और वो सब, और ये से कुछ अलग अलग टाइप्स हैं। अब पेटेंट्स का जो है वो पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स रूल्स। अभी 2024 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए थे जिससे हुआ कि लेस देन 1 ईयर में आपको ग्रांट हो जाएगा पेटेंट। जब भी पेटेंट एंड ये जो पेटेंट ऑफिस है ये आता है DPIIT के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड ग्लोबली देखा जाए तो वाइपो का जिक्र आता है, विच इज़ द UN-led वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो ये सब डेटा बेसेस और ये सब लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मेंटेन्ड। अब हम बात करते हैं इसकी
इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो कि मंथली रिलीज़ होता है। किस बेसिस पे रिलीज़ होता है? प्रोडक्शन वॉल्यूम के बेसिस पे रिलीज़ होता है। तो हमारे पास 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। अब इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेटेज सबसे पहले आते हैं रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, फिर कोल, फिर क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, फिर सीमेंट, फिर फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र सबसे बाद में आता है, सबसे ऊपर आता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, फिर कोल, फिर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइज़र। क्यों ऐसा? अब आप ये देखो कि जो रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में मतलब अब इन सबको अलग अलग वेटेजेस दी गई हैं। रिफाइनरी का 28% के करीबन है एंड ये सब टोटल करके जो भी हमारा 100 आ गया। अब तो ये तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हो गई। हमारी बेस ईयर क्या है? 2011-12, उसको हम 100 मानकर चलते हैं। अब तो ये तो हो गया ICI। तो एंड ICI फॉर्म्स 40% ऑफ IIP। IIP इज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये कौन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इनको रिलीज़ करता है। फिक्स्ड बास्केट अप्रोच है, वही अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब स्टील में भी रोल्ड स्टील और ऐसे कुछ कुछ अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं जिसमें हमने बांट रखा है। इसके अंदर एक फ़िक्स बास्केट अप्रोच होती है। अब इसके अंदर एक चीज़ ये है कि ये मंथली रिलीज़ होता है, दैट्स फाइन। बट ये जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है ना, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द PM। वो अलग बात हो जाती है, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो इंडिपेंडेंट है। सो दैट इज़ डिफरेंट। एंड ये इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रिलीज़ करता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रमोशन, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। पर वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM तो वो ऑटोनॉमस है, वो सब है। जैसे PM का जो साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल है वो इंडिपेंडेंट है और अलग है। तो ये सब बातें इसमें आ गई। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर 40% ये इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये दो नाम बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है कि किसका क्या काम है। अब पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। स्टैट्यूटरी है, हाँ स्टैट्यूटरी है। इसका एक्ट पुराना भी चला रहा था, जो ISI एक्ट था, फाइनली 2016 में इस नाम से हो गया BIS एक्ट 2016। इंडियन स्टैंडर्ड्स, हॉल मार्किंग, ये सब का जो काम है वो BIS का है। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्योंकि स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, हॉल मार्किंग और इस सब की बात हो रही है, तो कंज्यूमर अफेयर्स की मिनिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, अब इसका अभी इन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे पर इनका थीम भी ये था कि सेफ प्रोडक्ट कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। तो ये स्टैंडर्ड सेट करता है अलग अलग चीज़ों के लिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, लेकिन जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया फिर वो क्या करता है? वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, DPIIT, उसके अंडर आता है। ये स्टैट्यूटरी है नहीं, ये स्टैंडर्ड सेट करता है अक्रॉस सेक्टर्स। ये ऑटोनॉमस है, नॉन प्रॉफिट है। बेसिकली क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे बिल्ट है। इट इज़ अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट। एक्रेडिशन बॉडी एक है ये, जैसे कि अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमने कह दिया तो कौन कौन से? FICCI, ASSOCHAM, CII, ये सब आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर 5 बोर्ड आते हैं जिनके लिए एक ये अम्ब्रेला टर्म है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। NABL, NABH, NABET, NBQP, BCB। तो NABL लैब्स के लिए, BH जो है वो हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर के लिए, ET एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए, क्वालिटी प्रमोशन काउंसिल के लिए, BCB सर्टिफिकेशन बॉडीज़। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो अलग अलग चीज़ों को सर्टिफाई करता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड सेट करता है। तो वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्रेडिशन के लिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आते हैं कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर। दूसरा वाला आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। वो तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कोलरिप ट्रेजेडी वो हमने करी थी पहले। अब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो, क्योंकि अभी ओजेम्पिक का वो पेटेंट एक्सपायर हुआ तो ये भी न्यूज़ में था,
तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो हेड करते हैं CDCSO को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर क्या आता है, ये किससे चलता है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट से चलता है। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लाइसेंस और सेफ्टी इस सब का काम है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का। अब वो जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में डिफ़ाइन किया गया है, वो चाहे ह्यूमन पे हो चाहे एनिमल पे हो, दोनों इसके अंदर आती हैं। आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, सौगर, रिक्पा, ये भी इसके अंदर आती हैं। अब ये है क्या? ये जो भूटान, मंगोलिया, नेपाल, इस सब की जो हीलिंग टेक्निक्स है उसका एक पर्टिकुलर नाम है, तो वो भी इसके अंडर आती हैं। ठीक है, क्या स्टैट्यूटरी है? हाँ, क्योंकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आता है। अब जैसे ही मैंने बोला आयुर्वेद, सिद्धि, वो सब, तो ये आता है आयुष के अंडर भी। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक और ये CDCSO का एक वर्टिकल है, जो दोनों साइड बाय साइड काम करते हैं जब इन सब मुद्दों की बात आती है। तो ये हो गया ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। स्टैट्यूटरी है वो जगह चीज़, हाँ, किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लाइसेंस, सेफ्टी। ठीक है, अब हेलो मेटलर्जी की बात है। हम जहाँ पे भी हेलो आ जाता है मतलब सलाइन हो गई बात। जैसे मैंग्रोव्स को हेलोफाइट्स और ये सब, मतलब कुछ भी सॉल्ट, दे समथिंग रिलेटेड टू सॉल्ट। तो हेलो मेटलर्जी क्या है? रिकवरिंग ऑफ लिथियम फ्रॉम लिथियम आयन बैटरी। तो वो एक टेक्निक मेंशन है जिसमें एक सलाइन सोल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, देन डिपॉजिट हो जाता है लिथियम, देन उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हेलो मेटलर्जी इज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ लिथियम फ्रॉम लिथियम आयन बैटरीज। अब कम्युनिकेशन वेज के बारे में जिक्र हुआ था कि क्या जो कॉग्निटिव स्किल्स है, जो कॉग्निटिव कम्युनिकेशन वेज हैं, क्या ये ह्यूमन सेंट्रिक हैं? नो, ये एलिफेंट्स में भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हनी बीज का विगल डांस भी मेंशन था, जो आ चुका है एक बार। तो विगल डांस क्या होता है कि वो फ्लावर की लोकेशन बताने के लिए एक विगल डांस, एक डांस सा करती हैं, एंड वो फिर बाकी बीज इंटरप्रेट करती हैं और फिर वहाँ से जो भी पॉलिनेशन वगैरह होता है तो एंड देन हनी प्रोड्यूस होता है। तो एलिफेंट्स में भी होती है कॉग्निटिव स्किल्स, जब वो लोग ग्रीट करते हैं लोगों को, या फिर वो मॉर्निंग में जाते हैं अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी एलिफेंट की, तो मतलब उनमें भी ये सब कॉग्निटिव स्किल्स है। अब एक टर्म महूट्स मेंशन था, कौन होते हैं ये? एलिफेंट हैंडलर्स आर द टेम्पल्स। अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की भी बात करी थी, क्योंकि अभी हमने अर्थक्वेक मतलब सेस्मिक क्लासिक जोनिंग का एक बिल था जिसको जिसे हमें विड्रॉ करना पड़ा, अर्थक्वेक जोन्स। अब जो बिल विड्रॉ करा गया है वो है IS 1893 विच इज़ द बिल जो अर्थक्वेक हज़ार्ड। तो इसमें ये कि IS 1893 जो है वो अर्थक्वेक हज़ार्ड असेसमेंट का एक कोड था, जिसको अभी विड्रॉ करना पड़ गया, क्योंकि सबने कहा कि जो भी बाकी अफेक्टेड पार्टीज़ थी, कि चाहे वो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी हो या फिर जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो अथॉरिटीज़ कंसर्न है, कि इससे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो करंटली हमारे पास अर्थक्वेक के 4 जोन्स हैं, मतलब हैं तो 5, पर जोन 1 में कोई जगह नहीं है, वो एम्प्टी है। तो जोन 2 जो है उसे हम कामेस्ट मानते हैं, और जोन 5 को हम सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मानते हैं। तो जो भी हिमालयन के जो फ्रंट्स हैं वो सब जोन 5 में आते हैं। जैसे इसमें गौर करा जाए तो रेड में ये सब जो हिमालयन के ये जो इलाका है, यहाँ और उधर वो कच्छ वाला भी, तो वो ये सब आ जाते हैं जोन 5 में। जोन 2 जो है वो सबसे कामेस्ट है। अब कौन सा तरीका यूज़ किया जाता है? PGA यानी कि पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन। इससे मेजर किया जाता है कि कितना अर्थक्वेक, मतलब व्हाट वाज द जो भी मतलब मेथड्स ये लोग यूज़ करते हैं इन फॉर्मिंग दीज कोड्स। अब ये जो है ये विड्रॉ कर लिया गया, पर ये NDMA और IIT दिल्ली की स्टडी थी, जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि प्रॉबलिस्टिक फ्रेमवर्क यूज़ किया गया था। करंटली हम 5 सेस्मिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पे जज करते हैं, और 2024 में एक पेपर था इन इंडियन जर्नल ऑफ अर्थ साइंसेज, जिसमें कहा गया कि हमें अपने जो एस्टिमेशन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको ग्लोबल असेसमेंट से इन सिंक करना चाहिए।
तो इसलिए ये लाया गया था, लेकिन अभी इसको विड्रॉ कर लिया गया। तो नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है, वो नोडल एजेंसी है अर्थक्वेक को मॉनिटर करना, मेजर करना। तो उनकी लैब्स फैली हुई हैं, नेशनल सेस्मोलॉजिकल नेटवर्क ऑब्जर्वेटरीज़ हैं उनके अक्रॉस द कंट्री। वो फिर इस डेटा को रिकॉर्ड करती हैं और फिर कम से कम टाइम में NDMA SDMA तक पहुंचाती हैं। तो IS 1893 वो सेस्मिक कोड है जो विड्रॉ कर लिया गया। तो ये हिमालयाज़, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, ये सब तो ठीक है, पर ये जो बड़ा सा एरिया है और थोड़ा सा एरिया यहाँ का भी, ये जोन 5 में आता है हमारा। अब लेबनान की बात आ रही थी बहुत, तो लेबनान पर भी अटैक्स हो रहे हैं। अब लेबनान की अगर मैपिंग देख ली जाए थोड़ी सी, तो एक तो लितानी रिवर पे हुए थे अटैक, है कुछ समय पहले भी हमने देखा था। फिर लेबनान ये रहा, एक है इसमें लेबनान के माउंटेन्स, ये सब लेवेंट रीजन में आता है, मेडिटेरियन से लगता हुआ। एंटी लेवन माउंटेन्स एंड बेका वैली बीच में है, और ऑन्स रिवर इधर आती है। बैरूत ये एकदम यहाँ पोर्ट पर है, कोस्ट पर है सॉरी। तो ये लेबनान की मैपिंग होगी, जिसमें अंदर मेजर एक तो लितानी रिवर यहाँ है, और ऑन्स रिवर वहाँ है, लेबनान माउंटेन्स एंड ये लेबनान माउंटेन्स, और ये इसराइल से इधर लगता हुआ, इसलिए इसराइल ने यहाँ पे लितानी रिवर पर अटैक भी किया था, और बैरूत पे भी अटैक कर रहे हैं। तो ये इधर से बाउंड्री लग रही है इसराइल से, एंड उधर से बाउंड्री लग रही है सीरिया से। तो ये लेबनान हो गया, इसकी लितानी रिवर और बैरूत पे हो रहे हैं अटैक। अब आगे चलते हैं, थर्मल रनवे की बात कर रहे हैं। तो अभी इंदौर में एक ट्रेजेडी हुई कि EV में आग लग गई। तो थर्मल रनवे क्या है कि एक सेल्फ इन्फोर्सिंग अनकंट्रोलेबल सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर और एनर्जी रिलीज़ होती है। वो एक पूरा सा साइकिल बन जाता है कि पूरा सिस्टम में फिर आग लगती चली जाती है, फेलियर ऑफ द सिस्टम हो जाता है। एंड जो EVs हैं उनमें जो फायर है दैट्स हॉटर बिकॉज बैटरीज रिलीज O2 टू बर्न, एंड इसलिए EV के बैटरी नॉर्म्स भी निकाले गए थे 2023 में, जिसको AIS 156 कहा गया, मतलब इसका जो नाम है वो AIS 156 है। 1 मिनट, जो कि लिथियम, एक सेकेंड यहाँ लिख लेते हैं, इट इज़ फॉर लिथियम आयन बैटरीज़, ठीक है। फिर अराग्राम जो है वो एक बुक विलेज है JNK में, जो इसकी काफ़ी फ़ोटोज़ पब्लिश हुई थी कि वहाँ पर सभी लोग रीडिंग में बहुत मतलब रीडिंग को बहुत इनकरेज करते हैं। फिर तारागिरी कमीशन होने वाला है, विच इज़ अ स्टेल्थ फ्रिगेट, इंडिजिनस है, और नेवी इसको कमीशन करने वाली है एज अंडर प्रोजेक्ट 17A। 17A एक ये जो तारागिरी है किस क्लास का है, नीलगिरी क्लास का। किस क्लास को रिप्लेस कर रहे हैं, शिवालिक को रिप्लेस कर रहे हैं। मैज़गॉन डॉक लिमिटेड इसको बना रही है। अब प्रोजेक्ट 17A जो है वो इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है, जिसमें हम 7 एडवांस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स बना रहे हैं नीलगिरी क्लास की, विच आर इंडिजिनस। एंड पहले प्रोजेक्ट 17 था शिवालिक क्लास का, उसको अपग्रेड करके 17A कर दिया गया है, जिसमें हम नीलगिरी क्लास का कर रहे हैं। तो नीलगिरी हो गया, ये ब्रह्मोस भी हैंडल कर सकते हैं, तो और तारागिरी कमीशन होने वाली है, ठीक है। अब रेड चिली की करें तो अब रेड चिली इंडिया में कहाँ कहाँ मिलती है, क्योंकि रेड चिली की फ़ोटो थी जहाँ से फिर वो इंश्योरेंस की बात आई। तो इंडिया से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ रेड चिली। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, गुंतुर, सनम। अब ये भूत जोलोकिया जो है वो तो वर्ल्ड की हॉटेस्ट चिली है, नॉर्थ ईस्ट में मिलती है। वो जो छोटी सी और बहुत पंजेंट, अगर आप उसे काट लो तो हाथ भी हाथ एकदम बर्न करने लगते हैं। अब चिली का क्या है, इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट। मेन बात है चिली की ये अब इंडियन एरियाज़ में मिलती है। देखो जैसे यहाँ देखोगे आप, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इन सब एरियाज़ में वो बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गई चिली की बात, आगे बढ़ो। हाँ, अब हम बात करते हैं नीलगिरी ताहर के बारे में। नीलगिरी ताहर का जिक्र था इसके अंदर। तो नीलगिरी ताहर
एक तो केरला एंड तमिलनाडु ने एक सेंसस किया 2025 में, जिसमें पाया गया कि हमारे पास 2668 नीलगिरी ताहार्स हैं एंड दे आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। हाँ, दे आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। अभी हमने और कौन सी स्पीशी पढ़ी थी एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स? मालाबार फ्रॉग। तो ये स्लोप्स या हिल्स पे मिलते हैं। अब एराविकुलम नेशनल पार्क में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है नियर मुन्नार। मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु, वहाँ पर भी ये बहुत पाए जाते हैं। ग्रास हिल्स नेशनल पार्क केरला बॉर्डर पे, वहाँ पे भी बहुत मिलते हैं। तो केरला तमिलनाडु में नीलगिरी तार बहुत मिलते हैं। अब क्यों मिलते हैं ये? क्योंकि जो एराविकुलम नेशनल पार्क की जो ग्रास है वो अनसूटेबल हो जाती है फॉर ग्रेजिंग एवरी 3 years, जब वहाँ नेचुरल ग्रास ज़्यादा उगने लगती है। तो इस वजह से फिर उन्होंने कंट्रोल्ड बर्निंग की प्रोसेस स्टार्ट करी थी, जिससे कि दैट ग्रास वॉज सूटेबल फॉर नीलगिरी तार। एंड ये नीलगिरी तार क्यों इसलिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि नीलगिरी तार इज़ द मेजर प्रे ऑफ टाइगर। तो अगर टाइगर को वहीं प्रे मिल जाता है तो वो बाहर नहीं निकलते उस एरिया से, तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होते हैं। तो ये जो तरीका है कंट्रोल बर्निंग का, ये कहाँ से लिया गया था? मुथुवन ट्राइबल कम्युनिटीज़, उनसे इन्होंने तरीका बोरो किया कि इनसे मुथुवन ट्राइबल कम्युनिटीज़ से 30 साल पहले से मतलब ये करा हुआ है। शेड्यूल 1 में आता है। हाँ, ये शेड्यूल 1 में आता है। किस तरीके से वो काउंटिंग होती है? बॉन्डेड काउंट एंड डबल ऑब्जर्वेयर मेथड्स। तो ये उनके स्टेटिस्टिकल मेथड्स हैं, और सर्वे मेथड्स हैं, जिनसे नीलगिरी तार की पॉपुलेशन निकाली गई। तो सबसे ज़्यादा एराविकुलम नेशनल पार्क में है लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ठीक है। अब जो कि मुन्नार के पास है। देन केरला, ये नहीं लिखा। फिर हम बात करते हैं मुथुवन ट्राइबल कम्युनिटी से लिया। क्या नीलगिरी तार नॉक्टर्नल है? नहीं, डायurnal है, एक्टिव ड्यूरिंग द डे, क्योंकि इसको ग्रास वाली जगह एंड कंट्रोल बर्निंग वो हमने कर लिया। अब नीलगिरी लंगूर की बात करते हैं। ये दिखता है, ऐसे दिखता है नीलगिरी लंगूर। क्या है? पत्तों के पास है, पत्ते खाने के लिए फेमस भी है। तो प्राइमेट है, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। हाँ, गोल्डन ब्राउन मेन, ये जो इसके फेस के अराउंड ये बना हुआ है ना, वो शेड्यूल 1 में आता है। हाँ, एंड इसकी लीफ ईटिंग डाइट है। तो लंगूर की लीफ ईटिंग डाइट है ये नीलगिरी लंगूर के। लायन टेल मकाओ की बात करते हैं, जो कि है ये बंदर। अब एर्बोरियल है। हाँ, ओल्ड वर्ल्ड मंकी कहा जाता है इसको, वर्ल्ड वेस्टर्न घाट्स के एंडेमिक है। हाँ, नॉक्टर्नल है, नहीं, शेड्यूल 1 में आता है। हाँ, एंड ये जो नीलगिरी लंगूर है ये इसलिए भी फेमस है अपनी हूटिंग कॉल के लिए। तो एर्बोरियल है, हूटिंग कॉल है, पत्ते खाता है। और जो मकाओ है वो लाइन टेल मकाओ, वो ओल्ड वर्ल्ड मंकी कहा जाता है, उसको नॉक्टर्नल है, नहीं। तो इनमें से तीनों में से कोई भी नॉक्टर्नल नहीं है। अब नीला कुरंजी की बात कर लेते हैं। नीला कुरंजी अगेन वेस्टर्न घाट्स, पूरा पर्पल हो जाता है पूरा वो स्लोप्स उनकी। श्रब है, शोला ग्रासलैंड से मिलता है। अब ये चोकरामुड़ी हिल्स इदुक्की केरला में ये नीलगिरी तार और नीलगिरी लंगूर, नीला कुरंजी, ये सब है कि ये प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ इट। वहाँ पे मतलब कुछ लोगों ने लैंड लेकर कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया था, तो उसके अगेंस्ट एक ऑर्डर आया, इसलिए ये जिक्र था। तो चोकरामुड़ी हिल्स इदुक्की केरला, मुन्नार। अब नीला कुरंजी जो है वो शोला ग्रासलैंड्स में हाई हाइट्स पे मास ब्लूमिंग साइकिल होता है 12 साल का। एंड ये जो नीला कुरंजी से ना जो हनी निकलता है उसको बोला जाता है लिक्विड गोल्ड, क्योंकि वही 12 साल में खिलता है फूल। और फिर जो इससे इसका ग्रीनिश येलो टू डार्क हनी, और इसका बहुत अलग सा फ्लेवर होता है। और लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ इसको वो करते हैं, कलेक्ट करते हैं। एंड जो पालिया ट्राइब है वो इस फ्लावर को यूज़ करते हैं, मतलब इसकी ब्लूमिंग साइकिल को यूज़ करते हैं टू मेजर एज। तो पालिया ट्राइब यहाँ और मुथुवन से कंट्रोल बर्निंग रहता है। आप ये देखो कि ट्राइबल से हम कितनी चीज़ें सीखते हैं और अडेप्ट करते हैं, और मतलब हाउ सस्टेनेबल दे आर। नीला कुरंजी हो गया। अब कुरिंगनी गुल सेंचुरी जो कि केरला में, और कुरिंजी अंडरवर्ल्ड टेम्पल जो कोडाईकनाल में है, वहाँ पर
तो ये जो कुरंजी माला सेंचुरी है केरला की, वो उसका एक कोर हैबिटेट है जहाँ पर प्रोटेक्टेड है, कुरंजी अंडावर टेम्पल कोडाईकनाल में। तो ये दो जगह हैं मेजरली जहाँ पर दे आर प्रोटेक्टेड। देन एक चीज़ और इनके बारे में, हाँ, पलियान ट्राइब की बात कर ली। हनी कलेक्शन उसको लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। शोला ग्रासलैंड्स के बारे में, वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं, ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड्स सदर्न वेस्टर्न घाट्स में। अब इसमें होता ये है कि जो वैलीज़ होती हैं ना, उनमें तो स्टंटेड ट्रीज़ होते हैं जैसे कि ये, और जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो स्लोप्स पर होते हैं। सो stunted evergreen forest and valleys and grasslands on the slopes। तो यहाँ पर ये शोला ग्रासलैंड्स है, यहाँ पर उगता है ये नीला कुरंजी और सब कुछ एकदम पर्पल हो जाता है। देन नीलगिरी तहार हो गया, नीलगिरी लंगूर, लाइन टेल मका, नील कुरंजी। लेबनान बेरूत, यहाँ पे वो हो रहे थे, लेतानी रिवर। देन प्रोजेक्ट 17 रेड चिली इन इंडिया, यूरेशियन नेशनल सेंटर सेस्मोलॉजी। IS 1893 क्या है, सेस्मिक कोड। देन ड्रग्स कंट्रोलर जनरल एक्ट, क्वालिटी काउंसिल, ब्यूरो ऑफ इंडियन, क्लोडिया गोल्डन, कैम्बल बेयर। तो कोको चैनल सबसे ऊपर, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, सदर्न अंडमान, then Duncan Passage, then Little Andaman, then 10 degree, then कार निकोबार, then ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में है ये सब जो है ना एरिया। एंड साउथ पार्स इज़राइल, ईरान में है, और रास लफान कतर में है, रास तुनारा सऊदी में है, रुवाइस रिफाइनरी दुबई में है, सऊदी में यानबू और अब कई प्रोनाउंसिएशंस में भी रॉन्ग, और आई थिंक दे आर रॉन्ग। देन कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग इंडिया, बंगाली वेंकैया जी, भव्य प्लान, इथेनॉल, सोलर इनगॉट्स, इथाइल क्लोरोफॉर्मेट, कॉफ़ी एंड कोकोआ। अराकू वैली जो है वो कहाँ पर आती है? अराकू वैली कम्स इन आंध्र प्रदेश एंड बाबा बुदानगिरी हिल्स तो कर्नाटका। ओके, दैट्स इट।